And at the moment with us, a very, very happy Mr. Nizamuddin Rain. निजामुद्दीन रहीम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। बड़े खुश नजर आ रहे हैं सर। अब तो खुशी ऐसी है कि टपक के सीधा आपके यहाँ से सीधा हमारे स्टूडियो तक आ रही है। अभी खुशी की वजह भी बता दें, बोलिए सर निजाम साहब। सर आवाज थोड़ा सा हमेशा यही होता है, क्यों होता है ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा। निजाम साहब को जो मेरी आवाज है वो क्यों नहीं जा रही, निजाम साहब की आवाज मेरे पास आ रही है। मैं निजाम साहब को जो भी ऑडियो चेक करना हो, कुछ करना हो करिए और मेरी आवाज उन तक पहुंचाइए, बड़ी मेहरबानी होगी प्लीज। कैन यू चेक द ऑडियो प्लीज ऑफ मिस्टर निजामुद्दीन रहीम, प्लीज डू इट। द ऑडियो इज डिस्टर्ब्ड। थैंक यू। यस सर बोलिए। अभी आ रही है आवाज सर? हाँ बोलिए सर। मैंने ये पूछा आपसे, इस खुशी की वजह क्या है ये तो बता दो। अरे सर पूरा देश मुस्कुरा रहा है इस वक्त, पूरा देश मुस्कुरा रहा है। लोग देख रहे हैं कि क्या बदलाव आया है। एक अकेला राहुल गांधी आज हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया की मीडिया में छाया हुआ है। आज नरेंद्र मोदी का भाव इतना गिर गया है, कोई उठाने को तैयार नहीं। आज वो बेचारे दर दर भटक रहे हैं जो ये दावा कर रहे थे कि मैं महा सुपर पावर हूं, मैं जो चाहूंगा वो होगा, और उनका सारा खेला बिगाड़ दिया। जिस अयोध्या के आंदोलन से निकल कर आए थे उस अयोध्या में उनकी मिट्टी पलीत हो गई। जिस उत्तर प्रदेश की राजनीति के बल पर वो केंद्र की ताकत बने थे, उस अयोध्या की तमाम लोग, अयोध्या के आसपास की सभी सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे रायबरेली हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे प्रयाग हो, ये सब सीटें हार गई। अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होता और 5 साल पिछले और ये 5 साल लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप देते रहे, हम मंदिर बनाएंगे, हम धारा 370 हटाएंगे, हम देश से मुसलमानों को भगाएंगे, हम गाय को बचाएंगे, हम गोबर बेचेंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। जनता ने ये सारा चीज का उनको सबक सिखा दिया। तो इससे आज देश के लोग खुश हैं। आज उनको जो उनका बहुमत का आंकड़ा था, जिसके घमंड पर वो बहुत ज्यादा देश में अफरा तफरी पैदा कर रहे थे, वो सारा घमंड ईश्वर ने उनसे ले लिया और आज उनको इस लायक नहीं छोड़ा कि वो अपने बल पर सरकार चलाएं। आज वो कोalition गवर्नमेंट के मोहताज होंगे और 2 दिन से, यानी कल से और आज से, उनके सारे सुप्रीम नेता किसी ना किसी नेता की दरबारबारी कर रहे हैं। कोई आंध्र के उस पर लगा है, कोई उत्तर प्रदेश के कुछ नेताओं के पीछे लगा है, कोई अलग तरह से लगा है कि किसी तरह हमको फिर से सत्ता सौंप दीजिए। तो ये हालत आज उस नेता की हुई है जो खुद को पूरी दुनिया का सर्वमान्य नेता मानता था कि मुझसे बड़ा कोई अब नहीं है। उसको एक झटके ने जमीन पर ला दिया। निजामुद्दीन जी, 8 तारीख को 8 बजे शपथ विधि, मोदी जी इतिहास क्रिएट करेंगे। 3rd टर्म हैट्रिक। फिर भले 400 पार नहीं हो गया, उनका कहना आप कुछ भी कर लो, आएगा तो मोदी जी ही, और वो स्लोगन आज चल रहा है, आप कुछ भी कीजिए निजामुद्दीन जी, आएगा तो मोदी जी ही। 8 तारीख को शपथ विधि है। नेहरू जी के बराबर आ गए, नेहरू जी के बराबर सेम लेवल पर आ गए 3rd टर्म। निजामुद्दीन जी, ऐसा है, अभी और 1 सदी तक मोदी पैदा होते रहे तो भी नेहरू के बराबर नहीं आ सकते, और भी 1 सदी तक ऐसे लगातार वो पैदा होते रहे और इसी तरह का ड्रामा करते रहे तो भी वो नेहरू के बराबर नहीं आ सकते। अभी वो मनमोहन सिंह के बराबरी करें, पहले जो दूसरे नेता उनसे, नेहरू तो बहुत दूर की बात है। नेहरू के बारे में पहले पढ़ें। जिस आदमी को नेहरू से भी ज्यादा जिसकी वैल्यू थी इस देश में महात्मा गांधी की, जो आदमी उनकी कदर नहीं कर सकता वो क्या किसी का मुकाबला करेगा। और जहां तक सत्ता का सवाल है, सत्ता जो है ये एक ऐसी चीज है जो कहीं भी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जो आदमी खुद को किसी भी हद तक गिरा सकता है वो सत्ता का जिम्मेदार कैसे हो सकता है। आज जो है वो फुल प्लेस प्रधानमंत्री नहीं है। आज वो जो भी पॉलिसीज बनाएंगे, उनके जो एलआई हैं, अगर वो चाहेंगे तो इनको उसी दिन रोक देंगे। उनमें हिम्मत नहीं है कि वो बगैर समझौते की कोई सरकार बना ले, और अभी भी इतना आसान नहीं है कि कोई सरकार उनकी आजकल में बनने जा रही हो।
इसलिए अभी बहुत सारा वक्त है जिसमें उन्हें सोचने की जरूरत है। तो क्या उल्टा भी हो सकता है सर निजाम साहब? कहीं जी। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो 233 कितनी 233 की 234 कितनी 231 231 सीट जो आई हैं इंडिया अलायंस की, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार बन रही है? देखिए, अब सवाल यह है कि दोनों के लिए मैदान खुला है। अगर उनको समर्थन देने वाले लोग अगर इधर आए तो फिर तो सरकार उनकी भी नहीं बनती, क्योंकि वो फुल फ्लेज सरकार। और आपने इस तरह की सिचुएशन पहले देखी है जी कि अटल जी के टाइम में थोड़े से नंबर कम थे, सरकार नहीं बनी, उनको गिराना पड़ा 2-2 बार। तो ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होगा, ये फिर भी हो सकता है कि उनकी सरकार ना बने, ये भी हो सकता है। ये एक बड़ा, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, और ये भी घटनाएं इसी देश में हुई हैं कि राजीव गांधी जी के जमाने में चंद्रशेखर जी की सरकार बहुत थोड़े से वोटों से बन गई थी, बहुत थोड़े से सांसद थे उनके पास। तो कोई भी चीज राजनीति में संभव है, जब तक इसका क्लियर कट कोई चीजें नहीं आ जाती तब तक ये कहना कि मोदी जी सरकार बनाने जा रहे हैं, मोदी जी ये कर देंगे, मोदी जी क्या कर दिए पूरा देश वो देख रहा है। आज चुनाव हारने के बाद भी इंडिया गठबंधन का इस देश में जो जलवा है वो आज कहीं नहीं है। ये पहली बार देखा गया है, राजनीति में ये पहली बार देखा गया है निजाम जी। साहब कि कांग्रेस को 99 सीटें मिली, मानता जी। 52 से आप 99 पे गए, इससे बड़ी कोई और अचीवमेंट हो नहीं सकती। जबरदस्त 99 सीटों वाले जो हैं वो जश्न मना रहे हैं, भंगड़ा कर रहे हैं, और 241 सीट जिनकी आई हैं उनका मुंह लटका हुआ है। अब ये मुझे बताएं, ये क्या है, ये मिस्ट्री क्या है, ये जरा सॉल्व करें। सर देश भर में जो है देश भर में ये चर्चा का विषय है जी कि आज अपोजिशन का आदमी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, देश में लोग एक दूसरे में खुशियां मना रहे हैं। लेकिन जो 241 जीत कर आए हैं उनके यहाँ कोई पटाखा फोड़ने को तैयार नहीं सर, मिठाई देने को तैयार नहीं है, उनके दफ्तरों में ताले लगे रहे सर। तो ये कुदरतन एक ईश्वर जो है किसी को देता है। और सही बात यह है कि 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में अगर बहुजन समाज पार्टी 20 से ज्यादा सीटों पर हमारे बड़े पैमाने पर वोट कटवा का उन्होंने काम किया, वरना 20 से ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हम और ला रहे थे। आप देखिए कि आप मुरादाबाद से लेकर और दूसरे बेल्ट तक जहां जहां है, बीएसपी ने कम से कम कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 40,000, कहीं 30,000, इस तरह का वोट उन्होंने कट किया। वरना आप देखते कि शायद राजनीति की स्थिति कुछ और होती, और योगी जी का और मोदी जी का जो उत्तर प्रदेश था वो आप देखने जैसा हाल होता। प्रधानमंत्री इस देश में जितने भी हुए, कभी भी चुनाव में 2-5 राउंड में चुनाव हार कर आगे नहीं बढ़े। जो प्रधानमंत्री 6 लाख वोटों से जीतता था वो प्रधानमंत्री 1.5 लाख में आ गया। अब वो 1.5 लाख की भी हिस्ट्री आपको पता है सर कि किस तरह से 1.5 लाख आया। तो ये प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि वो सुप्रीम नेता थे और उनके असिस्टेंट नेता 6-8 लाख वोट से आगे हो गए और प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये राजनीति में किसकी खामी है सर? और प्रधानमंत्री के अगल बगल गोरखपुर की सीट छोड़ दें तो बाकी सब सीटें वो हार गए। अयोध्या हार गए, रायबरेली हार गए, वो अमेठी हार गए, वो बस्ती की सीट हार गए, वो प्रयाग की सीट हार गए, वो प्रतापगढ़ की सीट हार गए, वो जौनपुर की सीट हार गए, वो गाजीपुर की सीट हार गए। यानी एक सीट उनकी वो और जो है योगी की छोड़कर जो है पूर्वांचल की सब सीट हार गए। इससे घटिया बात क्या हो सकती है सर कि प्रधानमंत्री अपने दाएं बाएं लोगों को नहीं बचा पाए। निजामुद्दीन जी, राहुल गांधी गारंटी वर्सेस मोदी गारंटी, मोदी गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी। आप भले आप 52 से 98 आए, मगर महाराष्ट्र में आपने जबरदस्त काम किया। महाराष्ट्र में एक सीट से आप 13+1 जो इंडिपेंडेंट भी आपका है, 14 सीट आप पहुंचे, सिंगल लार्जेस्ट महाराष्ट्र में हुआ। और जो बीजेपी सेना 41 से लेके आप 17 में लेके आए उनको। तो ये मैजिक क्या था? ये मैजिक क्या था? ये राहुल गांधी जी के मैजिक था या लोकल स्टेट के लीडर्स के मैजिक था? राहुल गांधी गारंटी के वादे जो थे
उस गारंटी के लिए मिला। हाउ डू यू सी इट? और मोदी जी के गारंटी पर भरोसा नहीं था लोगों को। कैसे देखते हो महाराष्ट्र के जो हुआ? देखिए सर, राहुल गांधी की 2 यात्राओं के बीच जहां भी हमारी सरकार बनी है और राहुल गांधी ने जो गारंटी दी उसको उन्होंने पूरा किया, बगैर पूरा किए किसी को बैठने नहीं दिया। मोदी जी का यह है कि वो गारंटी देते हैं और झूठ की गारंटी देते हैं। इस देश ने 10 साल में ऐसा झूठा नेता, ऐसा झूठा प्रधानमंत्री, ऐसा दोगला प्रधानमंत्री इस देश ने नहीं देखा। तो राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए राहुल गांधी के प्रयास को खास करके महाराष्ट्र की जनता ने जिस तरह से स्वीकारा, क्योंकि यही वो राज्य था जहां मोदी जी बेईमानी की आखिरी हद तक गए। उन्होंने शरद पवार के परिवार में आग लगाई, डिस्ट्रॉय किया, उनके पार्टी को तोड़ा, उनके एमएलए को इधर का उधर किया। उसी तरह उन्होंने एक अच्छा परिवार जो यहाँ बेहतर तरीके से राजनीति कर रहा था, ठाकरे परिवार, उस परिवार को तोड़ने का काम महाराष्ट्र में किया। तो यहाँ की जनता ने उनको सबक सिखा दिया और उनको जो 7-8 सीटें मिल गई वो भी नहीं मिलती। अगर सही तरीके से कैंपेन कर पाते और हमारे पास संसाधन होते तो उनको हम 48 में से 2-4 भी नहीं ले जाने देते। इस स्थिति में हम लाकर उनको महाराष्ट्र में खड़ा कर चुके हैं। निजाम जी, आपने जिन दिग्गजों को महाराष्ट्र में हराया उनमें पंकजा मुंडे है, सुधीर मुनगंटीवार है, राव साहेब दानवे है, भारती पवार है, नवनीत राणा है, कपिल पाटिल है। इसमें 3 कैबिनेट मिनिस्टर को आपने धूल में मिला दिया। ये एक ऐसा है कि ऐसा हिट हुआ है बीजेपी की देवेंद्र फडणवीस जी खुद इस्तीफा देने पर उतरे कि मैं इस्तीफा देता हूं, मैं टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। कहा बीजेपी का 23 से लेके 9 तक पहुंचा दिया बीजेपी को, और 41 से लेके टोटल 17 में पूरा समाप्त कर दिया ना। बात यह है कि इतना बड़ा हार जो बीजेपी का और दिग्गज नेताओं के, काबिल नेताओं के हार, मंत्री रह चुके 3-3 कैबिनेट में अभी भी, और बहुत सारे ओबीसी बैकग्राउंड के, पंकजा मुंडे हो गए, भारती पवार हो गए। तो ये आप ये समझाए कि क्या हुआ, मींस क्या एग्जैक्टली राहुल गांधी जी का मैजिक है या क्या है ये एग्जैक्टली? भले आपने बोले कि क्या, मगर इतने बड़े बड़े दिग्गज को हराना। राहुल गांधी जी ने बहुत ही ईमानदारी से इस देश में प्रयास किया। राहुल गांधी ने इस देश में नफरत को खत्म करके मोहब्बत को चलाने का काम किया। दूसरी चीज मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की जनता ने ये डिसाइड कर लिया था कि ऐसे गद्दारों को राजनीति में रहने की आवश्यकता नहीं है, जो लोग सिर्फ सत्ता के लिए समाज को और राज्य को बर्बाद कर रहे थे। जहां तक मंत्रियों के हारने का चुनाव है, जब प्रधानमंत्री की यह हैसियत हो गई थी तो मंत्रियों की क्या हैसियत होती। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, स्मृति ईरानी जैसे मंत्री, अगर आपको याद हो जिस दिन तक वहां नॉमिनेशन फाइल करना था, वो राहुल गांधी का ऐसा मजाक उड़ा रही थी जैसे वो जगत जननी हो और वो पैदा करेगी राजनीति में नेताओं को। आज उसकी हैसियत, उसकी औकात 2% की उन्होंने कर दिया है। 2% की अब वो नहीं है जो पुराने धंधे में थे। उसे चाहिए कि राजनीति छोड़ के वापस जाकर सीरियल बनाए और वही काम करें, उनके बस का नहीं है। तो ये इस तरह की राजनीति करने वालों को जनता ने स्वीकारा नहीं, जनता ने हटा दिया उनको। एक चीज आज हमारी सत्ता आ रही है नहीं आ रही है वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है जी। सर, आप देखो कि हमारे हाथ सत्ता अगर नहीं भी आती तो हीरो इस राजनीति का, इस 5 साल के राजनीति का हीरो राहुल गांधी है जी। इस राजनीति का हीरो मोदी नहीं है। और हो सकता है मोदी इस देश में प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि अभी भी वो लोग सौदा कर रहे हैं कि मोदी हटाओ, मेरे दूसरे को प्रधानमंत्री बनाओ तो हम आते हैं। गडकरी जी की बाहें खिल रही हैं, गडकरी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरे लोग जो है वहां अड़ंगा डालने को तैयार बैठे हैं। निजाम साहब, वो मैजिक फेल हो गया सर। निजाम साहब, जो अभी आपने स्मृति ईरानी जी की बात करी, बड़ी अच्छी मित्र है हमारी वैसे सर। वो जब हारी हैं तो जब आदमी हार अपनी एक्सेप्ट करता है ना, वो अपने प्रतिद्वंद्वी को कंग्रेचुलेट करता है, मुबारक देता है, शुभकामनाएं देता है कि भाई फलां फलां आदमी को मैं या फलां फलां महिला को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जीत लिया है चुनाव और जनता ने उनके प्रति विश्वास प्रकट किया है, उम्मीद करते हैं कि वो ऐसा काम करेंगे वगैरह। स्मृति ईरानी जी ने किशोरी लाल शर्मा जी का नाम तक नहीं लिया। मतलब उन्होंने कहा कि
जो प्रतिद्वंद्वी जीते हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि जैसे हमने गांव-गांव में काम किया, वो भी गांव-गांव में काम करेंगे। ये क्या है? मतलब ये इतना अहंकार मैंने कभी नहीं देखा, कभी किसी को, पहले किसी के मुंह से। ये क्या है निजाम साहब? सर आप देखिए कि उनका जो घमंड था जी, वो घमंड मोदी से ज्यादा स्मृति ईरानी जी को था। उनको लगता था कि मैं जो हूँ जगत माता हो गई हूँ और सारे बीजेपी के नेता मेरे नीचे हैं, तो मैं जो चाहूंगी वही होगा। लेकिन ईश्वर ने एक ऐसा फैसला किया कि राहुल गांधी अमेठी नहीं गए, वो 4 लाख वोट से वहां भी जीते और 4 लाख वोट से रायबरेली से भी जीते। उनके नेतृत्व क्षमता पर और उनके विश्वास पर देश की जनता ने उनको बहुत बड़ा हीरो बना के रखा। और जो ये तमाशा कर रही थी, ड्रामा कर रही थी कि मेरे सामने मैं हरा दूंगी और रायबरेली की भी जमानत जब्त करा दूंगी, तो अगल बगल की सारी सीटों पे जमानत चली गई इनके नेताओं की। ये खुद तो हारी, अगल बगल की जमीन ने भी इनको दफन कर दिया। मेनका गांधी रायबरेली से अपना सुल्तानपुर से बुरी तरह हार गई, प्रतापगढ़ से संगम लाल गुप्ता हार गया, अयोध्या से आपने देखा कि जिस भगवान राम के दर्शन से बड़ी बड़ी चीजें तय कर रहे थे वो हार गए। तो ये एक तरह से इनके लिए शर्म का विषय है। ये अयोध्या का तो बड़ा अजीब मैटर है यार। अयोध्या में तो राम मंदिर बना, मतलब वहां पर बीजेपी सर राम मंदिर ने इनको डुबाया। देखिए सर, राम मंदिर ने इनको डुबाया। अगर इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्यों की बात मानी होती और सही तरीके से मंदिर का उद्घाटन हुआ होता पूर्ण रूप से बनने के बाद, तो ये भगवान राम का एक इतिहास है इस देश में। पूरा देश उन्हें प्यार करता है, कोई भी धर्म हो। लेकिन इन्होंने उनका भी अनादर किया। इन्होंने ये कहा कि मैं भगवान राम को लाया हूं। आप सोचिए सर कि क्या भगवान राम को कोई ला सकता है? क्या भगवान राम सबको लाते हैं? तो वो भगवान राम ने इनको धक्का दे दिया कि हाँ तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हारे काम की जगह नहीं है। तो वो इसके लिए जो है उनके लिए वो आंदोलन, जिस आंदोलन के बल पर तो अभी क्या हो रहा है, 400 तक इनकी सफर हुआ था, वो 0 हो गया। तो निजाम साहब मैं आपसे एक पूछना है, उसके बाद प्रदीप जी सवाल पूछेंगे। ये सवाल का मैं जवाब आपसे चाहता हूं। अयोध्या की हार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन वाले जो ट्विटर हैंडल हैं, वो अयोध्या के लोगों को गद्दार बोल रहे हैं, धोखेबाज बोल रहे हैं कि हिंदू ऐसे ही हैं, देखिए इसलिए मुगलों ने इतने सालों तक हमारे ऊपर राज किया, हम लोगों ने राम मंदिर बना दिया, फिर भी उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया। ये सब क्या है? मेरी मतलब मैंने कभी ऐसा रिएक्शन कभी नहीं देखा। आप लोगों को कोस रहे हैं, मतलब ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ये जो इस तरह की ट्विटर हैंडलिंग कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ये दलाल हैं, ये सिर्फ धर्म के नाम से पैसा कलेक्ट करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। अयोध्या वासियों को हम प्रणाम करते हैं कि उन्होंने सही व्यक्तित्व का चुनाव किया और इनकी औकात दिखा दिया। इसमें अगर इन्होंने काम किया होता तो अयोध्या ही क्यों, आप उसके बगल में प्रयाग उससे बड़ा तीर्थ है, जहां आपको मालूम होगा सर कि प्रयाग जो है वो सारे तीर्थों का राजा है। प्रयाग में बुरी तरह चुनाव हार गए और वहां कांग्रेस जीती। उसके बाद आप देखिए कि अगल बगल में जहां जहां ये 5, 7, 8 जिले थे जो धार्मिक जिले हैं, वहां भी इनका खाता नहीं खुला। तो इससे ये साफ जाहिर हो गया कि इनकी पॉलिसीज को उत्तर प्रदेश की जनता और खास करके वो जनता जो इनके आंदोलन में 100% जुड़ी थी, वो इस आंदोलन को नकार कर राहुल गांधी और अखिलेश के साथ खड़ी हुई। निजाम जी, मोदी जी का कहना है देखो इंडिया अलायंस का पूरा प्रयास के बाद इंडिया अलायंस टोटल में 231 में निपटा और मोदी जी अकेले, बीजेपी अकेले, मोदी जी अकेले, मोदी गारंटी के बलबूते में अकेला 241 बीजेपी और मोदी जी पहुंचे। बोले ये लोगों का विश्वास है, मोदी जी के पॉलिसीज का लोगों ने माना है, उस चीज को एक्सेप्ट कर दिया है। आगे जाके मोदी जी कह रहे हैं कि अभी देखो हमारे पॉलिसीज की वजह से हमारे ग्रोथ रेट 8.2 हो गए, जीडीपी, वो ऑफिशियल सरकारी स्टैटिस्टिक्स है, 8.2 ग्रोथ। जिस प्रकार से नड्डा जी आगे बढ़कर कह रहे हैं कि मोदी जी इस टर्म में हर चीज को एकदम मैग्नीफाई करेंगे, स्पीड, स्केल, स्किल, रेलवेज एक नया मोड ले लेगा, स्पेस टेक्नोलॉजी एक नया लेवल पे पहुंच जाएंगे, एयरवेज हर सेपरेट, सीवेज,
वाटरवेज, हर चीज एक नया स्केल पे पहुंच जाएगा। हिंदुस्तान एक नया रूप लेके पूरे विश्व में उमड़ेगा। और उन्होंने उदाहरण देते हुए देखो बोला आरबीआई के 100 टन सोना वापस इंडिया ब्रिटेन से आ गए, वो मोदी जी के वजह से। आज एलआईसी के ऐसे तो एक एक चीज का जो वर्णन कर रहा है कि थर्ड टर्म एकदम जबरदस्त जंप होगा, क्वांटम जंप होगा। निजामुद्दीन जी, आपको सर 3 दिन पहले की घटना याद है ना, कि जिस दिन जो है वो आपने एग्जिट पोल देखा, बेईमान गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल में 400-450 सीटें उनको दिखाकर इस देश को बर्बाद किया। 40 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा एक रात के अंदर जिन लोगों ने शेयर बाजार में लगाया था वो बर्बाद हो गए। अगर आपको मालूम हो तो सरकार के ऊपर एफआईआर दर्ज करके और तमाम मीडिया के इस तरह की बोगस चीजें दिखाने और एग्जिट पोल दिखाने वालों को जेल भेजना चाहिए कि उन्होंने देश के साथ गद्दारी किया। और 40 लाख करोड़ जो डूब गया उसका जवाबदार कौन होगा? वो जवाबदारी डुबाने के लिए पैसा, और वो पैसा इनके लोग हरामखोरी से कमा करके देश को खोखला करने का काम इनकी मीडिया ने झूठ बोलकर किया, जबकि सच्चाई सामने एक दिन के बाद आ गई। अगर इन्होंने देश से इनको प्यार होता और देश के निवासियों से मोहब्बत होती तो ये झूठा प्रचार नहीं कराते। और उस झूठा प्रचार में 40 लाख करोड़ रुपया इस मार्केट का बर्बाद हो गया। ये आपके सामने भी है, जो आपके इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, आप उनकी 2 दिन पहले की रिपोर्ट देख लीजिए। तो जो आदमी धोखा देके देश को बर्बाद कर रहा है, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देश को आगे ले जाएगा? 8 तारीख को स्वेरिंग इन सेरेमनी है। 8 तारीख को अब वो कुछ भी बनाए सर, अब वो 2 बार प्रधानमंत्री बने कि 3 बार प्रधानमंत्री बने, जो हैसियत उनकी थी राहुल गांधी ने उनको उतार कर एक राज्य के मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं छोड़ा उनको, जिस लायक उन 2 उत्तर प्रदेश के लड़कों ने उनको प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री बना दिया। यानी इस हालत में ला दिया कि अब वो बहस करने के लायक में नहीं है। आप मीडिया में आप 3 दिन से बीजेपी के किसी बड़े नेता का कहीं भाषण देख रहे हैं क्या? बीजेपी के किसी बड़े नेता का डिबेट कहीं देख रहे हैं क्या? अभी 2 मिनट पहले आपके चैनल पे जो डिबेट कर रहा था बीजेपी का कोई लीडर, मुझे शर्म आ रही थी जिस तरह की वो बातें कर रहा था। इसी तरह की घटनाएं जो है स्मृति ईरानी और उनके दूसरे नेता फडणवीस जी भाग रहे हैं राज्य छोड़ के। सर, आज फडणवीस का बयान आया है, मैं दिल्ली अब नहीं बैठ सकता, मुझे ये राज्य सरकार से छुट्टी दे दो, मैं ग्रामीण भाग में काम करूंगा। जनता ने इन नेताओं के हैसियत में ला दिया है। इस तरह की जितनी बयानबाजी मोदी जी, मोदी मंडली, मोदी की गोदी मीडिया जो करना चाहे कर ले, लेकिन जनता ने उनकी हैसियत बता दिया है। और अगर ये कभी टिक गए तो ये देश को उस कगार पे ला देंगे कि आज तो कर्जा 240 लाख करोड़ का है, वो बढ़ के और कहां जाएगा उसके बाद का किसी को मालूम नहीं। 8 तारीख को 8 बजे मुहूर्त निकला है, थर्ड टर्म जो स्वेरिंग शपथ विधि का मुहूर्त निकला है। अच्छा मुहूर्त है, लोगों का क्या ऐसा है कि घर का ही राम लक्ष्मण, घर का ही जो है बंदर हनुमान बनाओ या राम लक्ष्मण बनाओ, आप घर में ही रामलीला करते रहो। अब जो चीजें होनी थी वो तो हुई नहीं। जिसका बड़ा गर्व था 400 पार, वो गर्व हमने तोड़ दिया। इनका देश की जनता ने वो गर्व तोड़ दिया। अब रोज प्रधानमंत्री बनाए या रोज सरकार बनाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। देश की जनता ने इनकी बेईमानी को देख लिया और उस बेईमानी में जो जो लोग शामिल हैं वो देश के साथ धोखा कर रहे थे। आपने खुद देखा कि 4 दिन के अंदर देश का शेयर बाजार जो मार्केट था वो बर्बाद कर दिया एक रात में, सिर्फ ये झूठ बोलवा कर कि 400 पार हम जा रहे हैं, और उसमें पूरी मार्केट तबाह हो गई। इसका असर देश की जनता को पड़ेगा और 2-4 दिनों में आपके सामने देखने को आएगा। और 231 में निपटा, 231 में इंडिया अलायंस निपटा। क्या आपको लगता है जो इश्यूज आपने उठाए थोड़ा और अगर इलेक्टोरेट आपको देश के वोटर्स ने वोट करके थोड़ा और धक्का मार दे के आपको वो 270 तक पहुंचा देते, करीबन 40 से आप कम पड़ गए, बिकॉज इश्यूज आपने अच्छा उठाया, डिमोनेटाइजेशन, मणिपुर, किसान आंदोलन, क्राइम अगेंस्ट वुमन, अनएम्प्लॉयमेंट, जो कहा अडानी स्कैम, इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, मुद्दा जबरदस्त था। लोगों ने आपको कहां से कहां उठा के मगर थोड़ा मेजॉरिटी से थोड़ा कम तक पहुंचा दिया। ये कहां थोड़ा, इसीलिए कह रहा हूं कि 100% से ज्यादा अंक जनता ने हमको दिया।
और सेपरेटली मैं सिर्फ कांग्रेस की अगर बात करूं तो हम 50 से 100 पे पहुंच गए डायरेक्ट। तो 100% रिजल्ट जनता ने हमको दिया, हमारे ऊपर विश्वास कायम किया उन्होंने। और जिन जिन चीजों को राहुल गांधी ने कहा है उसको वो किसी भी तरह पूरा करने का प्रयास होगा। आप जिस हिमाचल में हमारी सरकार है, आप वहां के बाय इलेक्शन में 6 में से 4 सीटें हमने लिया और हमने अपनी सरकार वहां बचाई। जहां हमारी सरकारें हैं वहां जो वादा है कांग्रेस उससे भाग नहीं रही। और कांग्रेस नेक्स्ट जो भी इलेक्शन आएगा, चाहे वो महाराष्ट्र में अभी चुनाव आए, चाहे गोवा में अभी चुनाव आए, आप देखना हम पूरे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है एलआई के साथ उनको सरकार निजाम साहब, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके बारे में अभी तक ज्यादा बात नहीं की गई है। जिस प्रकार हिमाचल प्रदेश में जो 6 बाई इलेक्शन हुई जिसमें से 4 आप जीते, जिसकी वजह से सरकार बच गई। मतलब वैसे तो सरकार जाने वाली थी अगर एक तरीके से देखा जाए, यह जाने थी। ये तो इन्होंने जो ड्रामा किया था, जिस तरह से हमारी पार्टी के विधायकों को तोड़कर उनका इस्तीफा दिलाकर और उनको ये विश्वास दिलाया था कि हम तुमको सरकार में वापस लेंगे और हमें सरकार गिरा देंगे, लेकिन वहां की जनता जानती थी कि ये हालत होगी और उन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया जैसे दूसरे नेताओं ने किया। तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि उस सरकार में 6 में से 4 चुनकर आए और सरकार बची। और ये यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, यही हम निजाम महाराष्ट्र में साहब, दोहराएंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि हिमाचल की 4 सीटें जो हैं लोकसभा की, वहां बीजेपी ने जीत हासिल की है और असेंबली की सीटों में आपने जीत हासिल की है। यस, मतलब लोगों की अकलमंदी के ऊपर एक बार फिर हमें दाद देनी पड़ेगी कि भारत का जो वोटर है। जी बोलिए बोलिए। देखिए, हमारे पास तो सर इस बार संसाधन की कमी थी जी, हमारे पास पूरे संसाधन की कमी थी, आपने पूरे चुनाव में देखा होगा। और हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भी कम सभाएं की, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के दौरे भी कम हुए, लेकिन उसके बावजूद भी देश के हर कोने में हमारी आवाज पहुंची है, सच की आवाज पहुंची है और हमने वो मसाल जला दी है कि मोदी जी को अब उसकी तपिश में रह के सोचना पड़ेगा, उसको वो बुझाने की ताकत नहीं पैदा कर सकते आप। राइट, थैंक यू सो मच निजाम साहब एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। मुबारक हो। ग्रेट इलेक्शन कैंपेन, जबरदस्त इलेक्शन कैंपेन। और जो आपने थैंक यू महाराष्ट्र में जो अचीव किया है, उत्तर प्रदेश में, और ममता बनर्जी ने जो वेस्ट बंगाल में करके दिखाया, उसके लिए साधुवाद। थैंक यू सो मच। बदलेगा हालात, हाथ बदलेगा हालात। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। Very happy Congress. Yes. From 50 to 53, they've gone up to 90. जो भी है सर, इट्स एन इम्प्रूवमेंट, 99 पूरा इंडिया अलायंस को 40 शॉर्ट ऑफ मेजॉरिटी करके ला दिया, 41 शॉर्ट ऑफ। इनफैक्ट अगर जैसा यहाँ पर कितनी बार डिस्कशन हुआ है, अगर ये 6 महीने पहले इंडिया अलायंस को बना लेते तो हो सकता है आज 300 के ऊपर होते। वेरी फ्रैंकली, बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वी कैन ओनली डील विद व्हाट वी गॉट, वी कांट डील विद व्हाट वी डोंट हैव। और आप जो हैं, जैसे नीचे दिख रहा है ना आपको, वो क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। It's your channel, and at the moment with us from the